देख रहे हैं 10 कदम आपके साथ, मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चंपावत से बड़ी खबर आ रही है, जहां रीठा सूखी डांग सड़क पर बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि बारात से लौट रही एक गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 12 से 15 लोग सवार थे। खबर मिलने के बाद पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। घायल ड्राइवर ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। एक शव को खाई से निकाल लिया गया है और अभी आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 500 मीटर गहरी खाई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हुई होगी और उसमें बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। खबरें ये आ रही हैं, अभी आशंका है कि शायद इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि मौतों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये बारात थी दरअसल और कहा जा रहा है कि शादी से ये वापस लौट रही थी। तस्वीरें कुछ सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 500 मीटर गहरी खाई। कमलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कमलेश, हादसे का कारण क्या रहा? ताजा अपडेट्स क्या है इस घटना की? जी ने तो ये ताजा अपडेट इस घटना की है। अभी मौके पर जो एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा है, उनसे हमारी जो बात हुई है, अभी ताजा जानकारी के मुताबिक वहां से खाई में से 3 शव निकाले गए हैं और 10 से 11 लोगों की इस हादसे में मौत होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। 2 चालक सहित 2 घायलों को यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। ये टनकपुर से बारात जो है कंकई डाटा क्षेत्र की जा रही थी, जहां से रास्ते में टनकपुर टू रीठा साहिब के बीच में ये हादसा, ढूंगा पत्थर एक केदार बैंड है, वहां पर यह हादसा बताया जा रहा है। लगभग रात को 12 से 1 बजे के बीच का यह हादसा बताया जा रहा है। कमलेश, क्या इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे? जी जीनत, इसमें बच्चे और महिलाएं की होने की भी पुष्टि की जा रही है कि जब बारात आई है तो क्योंकि खुशी के ऐसे मौके में हर कोई परिवार के साथ शामिल होना चाहता है वहां पर, तो बताया जा रहा है कि इसमें महिला और बच्चे भी थे। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा रहा, जिसमें कई लोगों की जान जाने की सूचना अभी हम तक पहुंच पाई है। 3 बॉडियां यहाँ पर निकाली गई हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। 500 मीटर गहरी खाई में गिरने की वजह से रेस्क्यू के लिए भी बड़ा एक चैलेंज यहाँ पर है कि खड़ी पहाड़ी है, वहां से नीचे गाड़, जो गधेरे पहाड़ों में कहते हैं, उन गाड़ गधेरों में बॉडी के पार्ट फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना, एक रेस्क्यू करना बड़ा। कमलेश, ये बताइएगा, ये लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा हमारे दर्शकों को। और हाँ जी, बोलिए। देखिए जीनत, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आगे आ रही है, जो रीठा साहिब थाना क्षेत्र है, वहाँ का ककनई डांटा क्षेत्र है, जो जहाँ के रहने वाले थे। टनकपुर ये बारात गई थी और वापसी में बारात के दौरान ये हादसा जो हुआ, केदार बैंड का जो बुड़ुम क्षेत्र है, पत्थर ढूंगा उसको भी बोलते हैं, उस क्षेत्र में ये हादसा वहाँ पर हुआ है। अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये कितनी देर तक चलेगा? क्या ऑफिसर्स ने इस बारे में कोई जानकारी दी, चाहे पुलिस विभाग की बात करें या फिर एसडीआरएफ का भी जिक्र हो रहा है कि वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं? देखिए जीनत, शाम तक इस ऑपरेशन की रेस्क्यू की चलने की संभावना इसलिए की है क्योंकि 500 मीटर गहरी खाई में गिरा है वाहन, और रेस्क्यू करना, खड़ी पहाड़ी में रेस्क्यू करना एक बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि जब रेस्क्यू कर रहे हैं, नीचे की रेस्क्यू की टीम है, ऊपर पहाड़ी से जब रेस्क्यू करने के जाते हैं तो पत्थर गिरने की संभावनाएं भी रहती हैं कि नीचे जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो चोटिल ना हो। तो बेहद सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और देर शाम तक लगता है कि ये रेस्क्यू चल पाएगा। लगभग 4 से 5 घंटे इस रेस्क्यू का चलते हुए शुरू हुआ है। कमलेश, एक बार और ये कारण स्पष्ट कीजिएगा, क्या क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे? ड्राइवर की कोई गलती रही? क्या हुआ? जी नहीं, तभी ये कह पाना मुश्किल है कि ड्राइवर की गलती रही है, लेकिन हाँ ये तय है कि क्षमता से अधिक, जैसे हमें बताया जा रहा है कि 13 से 16 लोग इस बस में, ये जो मैक्स वाहन थे, इसमें सवार थे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें है कि क्षमता से अधिक वाहन में आपने बारातियों को बैठाया, सवारी को बैठाया और एक हादसे की वजह बनी है। हालांकि ये हादसे की वजह क्या रही, क्या इसमें कोई ठीक है कमलेश, शराब का भी कुछ आप जो है इस पर नजर रखिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलेगा। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि 3 लोगों की जो है जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी तमाम दिग्गज जो है नेता धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। हम 6 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाएंगे। पीएम मोदी आज बहराइच में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर सीएम योगी आज तूफानी प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम योगी आज अयोध्या रहेंगे, गोंडा रहेंगे, बहराइच और बाराबंकी में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बलिया और गोरखपुर में प्रचार करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव प्रयागराज रहने वाले हैं, चित्रकूट और कौशाम्बी में भी रहेंगे। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बात करें तो बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो देखिए, चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है, लेकिन पांचवा, छठा, सातवां तीनों चरण बाकी है, यानी कि पूर्वांचल अभी बाकी है। और ये तमाम रैलियां आप देख सकते हैं, कोशिश यही है हर दल के नेता की तरफ से कि पूर्वांचल को भी साधा जाए। और इसी को अगर आप देखें तो मिशन पूर्वांचल के तहत तमाम राजनीतिक दल जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 164 सीटें आती हैं पूर्वांचल से, और महत्वपूर्ण ये बात कही भी जाती है कि जिसका पूर्वांचल होता है उसी का उत्तर प्रदेश होता है। तो किसी तरह की कोई लापरवाही जो है वो नहीं की जा रही। लगातार धुआंधार प्रचार हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। और लगातार जो है हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए, सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए, दोनों से बात करते हैं और अपने अन्य सहयोगियों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव भी जुड़े हैं प्रतापगढ़ से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अखिलेश, बहराइच में जो ये जनसभा होगी, जो बड़ी रैली होगी, पूर्वांचल को क्या संदेश जो है दिया जा सकता है यहाँ से? जी जीनत, मैं बता दूं कि बहराइच में 5वें चरण में मतदान है। 27 को यहाँ वोट पड़ने हैं, जिसी के तहत जो है सभी नेता अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बहराइच में आज 2 रैलियां हैं। एक पीएम मोदी की रैली है जो सीएम के साथ है तकरीबन 3 बजे। उससे पहले 11 बजे बहन मायावती की रैली है जो 11 बजे बहराइच में आएंगी। दोनों रैली पयागपुर क्षेत्र में हो रही हैं। आपको बता दूं कि पूर्वांचल में जो बहराइच का इलाका है, अवध का इलाका, यहाँ पे भाजपा का दबदबा रहा है। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे 2017 में यहाँ पे भाजपा ने 6 सीटों पे जो है जीत हासिल की थी। वहीं 1 सीट जो है सपा के खाते में गई थी। ये रैलियां जो हैं ये संयुक्त तो कई जिलों के मिलाके 3 जिलों के मिलाके की जा रही हैं, जिसमें बहराइच शामिल है, श्रावस्ती शामिल है और गोंडा की 4 सीटें शामिल हैं। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये पीएम मोदी का मंच है। देखिए किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 13 विधानसभा के लोग आएंगे जो पीएम मोदी को सुनेंगे। वहीं जो मायावती की रैली है, 11 बजे रैली है। मायावती भी 2 जिलों को संबोधित करेंगे, वहां से लोग आएंगे, बहराइच के और श्रावस्ती के। अगर बीएसपी की बात की जाए तो श्रावस्ती में 2017 में भिनगा विधानसभा से असलम रायनी ने सीट जीती थी, लेकिन बगावती तेवर अपनाते हुए उन्होंने इस बार सपा ने उनको टिकट दिया है। और बाकी सियासी हलचल तेज है, लगातार नेताओं की रैली हो रही हैं। ठीक, लगातार रैलियां हो रही हैं। सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में आज कौन से बड़े नेता पहुंचने वाले हैं सर्वेश? देखिए, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अब मुश्किल से 3-4 दिन का ही समय बचा है और सभी पार्टियों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। और आज का जो दिन है वो बेहद खास है। आज मंगलवार है और मंगल के दंगल में आज यहाँ पर 3 बड़ी पार्टियों के 3 नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे। आज करीब 2:30 बजे वो प्रीतम नगर में शहर पश्चिमी विधानसभा, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी और कद्दावर नेता सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में एक चुनावी जनसभा करेंगे। जिसके बाद एक रोड शो भी करने का भी कार्यक्रम है। करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो ये होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी ने यहाँ पर खास तैयारी की है। 4 किलोमीटर में 100 मीटर पर यहाँ पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं और भव्य तरह से पूरे माहौल को भगवामय करने की तैयारी संगम नगरी प्रयागराज में की गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो कार्यक्रम है, सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका कार्यक्रम है वो आज करछना आएंगे करीब 11 बजे और वहां पर जो है वो करछना विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर वो जनसभा करेंगे और जो सपा के अन्य जो आसपास की विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और एक ही कार्यक्रम उनका जिले में चूंकि अखिलेश यादव का लगा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे जिले से कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है। और आज अखिलेश यादव भी यहाँ से प्रयागराज से जो है एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि AIMIM के जो चीफ हैं वो असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आज प्रयागराज आ रहे हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम को लेकर काफी वफो था, लेकिन अब उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। करीब वो 2:30 बजे आएंगे और वो यहाँ पर रसूलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। उमेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ तो दौड़ा दिया था अखिलेश यादव ने और खूब भीड़ जुटा ली थी। आज प्रतापगढ़ भी आने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण, क्योंकि उनका कार्यक्रम और हर कोई कोशिश कर रहा है मिशन पूर्वांचल को साधने की।
जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अब बारी पांचवें चरण की शुरू हो गई है। पांचवें चरण के लिए रण शुरू हो गया है और चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रतापगढ़ में आज स्टार प्रचारकों का जमावड़ा रहेगा। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। रानीगंज के कायस्थ पट्टी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर मिशन पूर्वांचल की जो आपने बात कही है, अब धीरे धीरे चुनावी रथ जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का है वो मिशन पूर्वांचल के लिए डट चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री तकरीबन 12:30 बजे प्रतापगढ़ के रानीगंज पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वो जहां जहां जा रहे हैं उनके निशाने पर खास तौर से समाजवादी पार्टी है, अमित शाह के निशाने पर खास तौर से अखिलेश यादव हैं। देखने वाली बात होगी कि जब अमित शाह आज रानीगंज में गरजेंगे तो वो क्या कहते हैं, कौन सी नई हुंकार भरते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए, शाब्दिक तीर चलाते हुए अमित शाह लगातार यही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मसला है। ऐसे में देखने वाली बात, ठीक वक्त की थोड़ी सी अमित शाह कौन सा नया राजनीतिक संदेश तस्वीरें भी दिखाएंगे और जिस तरह से नेताओं की जो स्पीच आएगी वो भी क्या कहेंगे वो यहाँ से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार जो है सभी मेहनत कर रहे हैं। नेताओं का जिक्र करें, यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शाह ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है। पहले हर जिले में माफिया होते थे, आज सभी जेल में है। यूपी की जनता इसकी सराहना कर रही है। अमित शाह जी, आप काफी यूपी में आपने काफी जगहों पर रैलियां संबोधित की, आप काफी देर से घूम रहे हैं, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। आप ये बताइए कि आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले 3 चुनावों से ज्यादा मजबूती से जोड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी और धीरे धीरे इसको वास्तविकता मानकर लोगों ने स्वीकार भी लिया था, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में परिवर्तन हुआ उसके बाद एक आशा बनी और ये आशा को फलीभूत होते हुए आज लोग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी के अखिलेश यादव पर आतंकियों के केस वापस लेने वाले बयान पर सवाल किया। इस पर अमित शाह ने कहा है कि एसपी बीएसपी ने अपनी सरकार में आतंकियों के मामलों में तुष्टीकरण किया था। से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है या तो
आतंकवाद विरोधी कानूनें लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते, आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। उधर विपक्षी नेताओं की बात करेंगे तो अमित शाह को न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी मुसलमानों से दूरी बनाए रखती है और यूपी में एक खास जाति हावी है। बुनियादी तौर पर मुसलमानों से दूरी बनाए हुए है और वो उसकी आज की तारीख नहीं है बल्कि पुराना इतिहास है बीजेपी का कि वो मुसलमानों के मुखालफत पर कायम है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व राजनीति करती है। अगर मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी तो उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगेगा, तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण के बजाय वो हिंदुत्व की तुष्टीकरण में लगी हुई है और वो हिंदू तुष्टीकरण की वजह से मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, जबकि खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो वो खुद अपने नारे में कहीं भी साबित सही नहीं हो रहे हैं और योगी जी हमेशा वो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं 20 और 80। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।